देखिए, एक मेंटरिंग के बारे में समझ के लिए हम छोटा सा एक इंस्टांस, छोटे सी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। एक सिनेरियो है जो आप अभी देख रहे हो उस समय। मैं इसका हिंदी रूपांतर आपको बता देता हूँ कि एक मेंटर है जो अपने क्लासरूम के अंदर, जिस भी ब्लॉक के अंदर वो काम कर रहा है इस मंथ में, वो उस क्लासरूम को विजिट कर रहा है। मेंटर इज अनेबल टू डू अ सर्टेन नंबर ऑफ क्लासरूम विजिट इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक इन अ मंथ। किसी महीने के अंदर आप सभी जानते हैं कि मेंटरों की टीम जो है वो हर महीने कुछ कुछ स्कूलों के अंदर जाती है और क्लासरूम को ऑब्जर्व करती है। द मैथ लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इन दैट ब्लॉक आर शोइंग लो ग्रोथ। ऐसा उसने महसूस किया कि जो गणित का जो उसकी जो समझ है वहां पर, वो उनके ब्लॉक के अंदर थोड़ी सी कम है। टीचर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम। ऐसा इसलिए है कि मेंटर्स ने महसूस किया है कि उसके जो अध्यापक है ब्लॉक के, उनको जरा पेडागोजी की समझ कम है। मतलब सब विषय ज्ञान तो है, लेकिन उस विषय को किस तरह से, किस स्टाइल से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसे पेडागोजी कहते हैं। वो पेडागोजिकल अप्रोच की जानकारी थोड़ी टीचरों को कम है। द सहयोगी ऑफ दैट ब्लॉक ask the mentor to carefully plan his work and his visit per week and allot optimum number of time for observations। आप जानते हैं हर एक ब्लॉक में कुछ मेंटर्स के ऊपर एक दो सहयोगी है। तो आपके ब्लॉक का जो सहयोगी है वो उस मेंटर को बुलाता है और उससे कहता है कि अपने काम को थोड़ा प्लान करो, योजना बनाओ, और अपनी हर हफ्ते की विजिट जो है उसका उसे केयरफुली प्लान करो, और उस विजिट में क्लासों को कैसे ऑब्जर्व करना है, कितना ऑब्जर्व करना है, इसकी भी योजना बनाओ। द सहयोगी हेल्प्स द मेंटर विद प्लानिंग मैथ पेडागोजिकल ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स। जो कमी ब्लॉक में थी, सहयोगी ने उसके लिए उस उन सभी मेंटर्स को समझाया कि भाई कैसे आपको इसे प्लान करना है, और जो पेडागोजिकल ट्रेनिंग चलानी है टीचर्स ने वो कैसे चलानी है। सहयोगी accompanies the mentors to observations and trainings to see if the mentor needs any help। ये सपोर्ट देते हुए ट्रेनिंग में ये भी वो साथ रहा मेंटर के, और उसने ये देखा कि मेंटर्स को कभी किसी हेल्प की जरूरत है तो वो करे। ये एक सिनेरियो था जो आपका, आप अपने ब्लॉग से संबंधित मान लें। आप अपने ब्लॉग के सहयोगी का ध्यान भी कर लें कि वो कौन है जो इस तरह का सहयोग मेंटर्स को दे सकता है, और वो जो मेंटर्स जो जिनके पास जानकारी कम है ज्यादा है वो सभी जो सहयोगी सुन रहे हैं। प्रश्न ये है, व्हाट डू यू थिंक द सहयोगी इज ट्राइंग टू डू। सहयोगी यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, ये प्रश्न है। इसमें आप बता सकते हो कि इस छोटी सी स्टोरी, छोटा सा एक सिनेरियो, और नीचे एक प्रश्न है, सहयोगी क्या करना चाह रहा है, जो मैंने आपको बताया ऊपर उसके हिसाब से आप बताएं। ठीक है, हमारी आपकी बात अभी अभी हुई, हम लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे, हम बातचीत करते रहेंगे दोनों तरफ से। मेंटर्स को पहले से ये भी बताया कि प्लान करें, हाँ, हाउ टू वर्क, हाउ टू टीच। हाँ। मतलब सहयोगी मेंटर से कह रहा है कि वो अपने काम को प्लान करे, योजना बनाए और योजना के ऊपर काम करे। बिल्कुल सही। और कोई इसी में, देखिए आपको जुड़ना जरूरी है इस कंटेंट से। इस पूरे सेशन की उपयोगिता सिर्फ कंटेंट में डूबने की है, जो विषय वस्तु में जो कमी देखी जाती है नॉर्मली उसको दूर करने की है। तो हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि जो थोड़ा सा अपने सेटअप में से, जो आपका डेली का रूटीन है, डेली का जो माइंडसेट है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अध्यापक की तरह सोचना पड़ेगा और मेंटर की तरह अध्यापकों को सपोर्ट प्रोवाइड करने का सिस्टम समझना पड़ेगा। तो इसलिए इस कहानी को सुनना ही नहीं है सिर्फ, इसमें भाग भी लेना है। कुछ और भी हम चाहेंगे, एक दो बजे में और आए तो आपकी तरफ से वो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जोर से एक बार। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, आप भी कह रहे थे, हाँ बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। ये छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है वो ये बता रही है कि अगर किसी ब्लॉक में किसी विषय के अध्यापकों में अगर मेंटर ने कोई कमी पाई और इसकी चर्चा ब्लॉक के मीटिंग में हुई, सहयोगी उसमें बैठा हुआ है, सहयोगी ने अपने मेंटर्स को बैठा के और एक डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश, एक सुझाव दिया कि क्यों ना हमारे सभी मैथ के टीचर्स के लिए एक सपोर्ट की
पेडागोजिकल वर्कशॉप लगाई जाए ताकि उनको ट्रेनिंग मिले। अब ये 4 चीजें हैं इसके नीचे। हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेंटर्स को देते हैं ताकि ताकि वो चीजों को समझ पाए। आप भी देख रहे हो नीचे, ये थोड़ा कवर होता है, मैं इसको अब आप स्क्रीन पे देखिए 4 ऑप्शन है। प्रश्न था जो, उस प्रश्न में ये 4 में से कौन से ऑप्शन आपको लग रहा है कि सभी क्या करने की कोशिश कर रहा है? आपने बता दिया। एक तो गाइड कर रहा है वो अपने मेंटर्स को। ये सेकंड और थर्ड के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो उनको कह रहा है कि रहने दो समस्या ऐसी ठीक है, इग्नोर, स्कोल्ड, डांट डपट लगा रहा है, या ट्राइंग टू सपोर्ट? ट्राइंग टू सपोर्ट। तो इसका मतलब है कि पहला और चौथा। अब ये सिनेरियो सिर्फ इसलिए था जिससे हम थोड़ा सा समझें कि मेंटर कोई अधिकारी नहीं है। मेंटर कोई अधिकारी नहीं है, सहयोगी कोई उसका बड़ा अधिकारी नहीं है। ये दोनों जो है ये सपोर्ट सिस्टम है टीचर का। तो उसे हैंड होल्डिंग के लिए उसकी उम्मीद की जाती है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोचिंग और मेंटरिंग। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट कोचिंग एंड मेंटरिंग? आप सभी ने ये शब्द सुने हुए हैं, एक कोच करना और एक मेंटर करना। क्या आपको लगता है दोनों शब्द एक ही है, या आपको लगता है दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें अलग है? कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपको लगता है कुछ ऐड करिए, बताइए। ये तो की आ गई थी उसकी। पहले हम चाहेंगे कि आप इसी स्क्रीन पे कोचिंग और मेंटरिंग, इसके बारे में जो भी आप सोचते हैं, कोई जरूर नहीं है बिल्कुल आप सही आंसर दें, लेकिन फीडबैक जरूर दें। कभी किसी ज्ञान को हम अपने सामने वाले तक पहुंचाए किसी बात ज्ञान के बारे में। और मेंटरिंग है कि हमने उसको सपोर्ट भी करना है कि उसको कैसे करेगा। दोनों उसमें कोचिंग में दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। ये मतलब है जो भी आप अच्छा, आपका कहना है कि मेंटरिंग तो हम जब सपोर्ट कर रहे हैं किसी काम में लगातार, तो वो मेंटरिंग है। और जबकि अगर हम किसी खास चीज पे कोई ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, उसको हम कोचिंग में रखें। कुछ हद तक बिल्कुल, हाँ, बहुत नजदीक नजदीक पहुंच रहे हैं आप लोग। और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, मेंटरिंग थोड़ा ब्रॉडर एरिया है। हाँ, जो पहले से प्रोग्राम चल रहा है उसी के बारे में ही हम उसके कंधे पे हाथ रखते हैं कि आप काम करो, हम साथ खड़े हैं। दिस इज मेंटरिंग। बहुत बढ़िया तरीके से देखो, ये किसी विभाग के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे कैडर ऑफ ऑफिसर्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी समझ इन इन टर्म्स की जो है बहुत काफी लेवल हाई है। और भी कोई ऐड कर सकता है इसमें, फिर हम आगे चलते हैं। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कोचिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली हेल्पिंग an individual to improve their professional skills and performance based on set goals in the current or short period। जितने भी लेटर बोल्ड में है वही उसके कीवर्ड्स हैं इस कोचिंग। फॉर्मली, प्रोफेशनल स्किल पे काम करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, गोल सेट करके काम करने के लिए, और एक छोटे पीरियड में काम करने के लिए। जबकि मेंटरिंग में जब हम जाते हैं तो मेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ये अनौपचारिक है, वो औपचारिक, ये अनौपचारिक। एंड सपोर्ट रिलेवेंट टू प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सकता है इसके अंदर। ये कोई सिर्फ प्रोफेशनल स्किल का नहीं, विच इज ओवर अ लॉन्ग टर्म। अब जो डिफरेंस है वो आपको दोनों जगह साफ दिखने लग गए होंगे। ये शब्द जो है, जो हाईलाइट किए गए, ये बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक है। अब कोच और मेंटर, क्योंकि हमें तो अपने टीचर के लिए दोनों चाहिए। हमें सिस्टम को सुधारने के लिए कई राउंड ऑफ जो और कई टाइप ऑफ सपोर्ट हमें देना होता है। तो हमें कोच भी चाहिए और मेंटर भी चाहिए।
क्या आपके दिमाग में आता है जब हम कोच बोलते हैं और क्या आता है जब हम मेंटर बोलते हैं? कुछ शब्द हैं आपको हेल्प करेंगे। स्किल्स, योग्यता, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, गोल, एक उद्देश्य, और सपोर्ट। उधर गाइड, मोटिवेट, डायरेक्शन और ग्रोथ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बहुत ध्यान से आप इनके बारे में सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक चीज कितनी सॉफ्टर है और एक चीज कितनी जो है शार्प है। ठीक है, एक होता है शार्प, एक होता है सॉफ्ट। एक तो हम बहुत ही आराम से लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हैंड होल्डिंग के साथ कर रहे हैं, और एक टारगेटेड मैनर में शॉर्ट टाइम में गोल फिक्स करके और उसको एक सेट ऑफ स्किल्स या सेट ऑफ नॉलेज हम उसको दे रहे हैं। कोई और एग्जाम्पल भी आप अपनी लाइफ का, या आपको इसको सुन के ऐसा लग रहा हो कि यस अब थोड़ी सी डिफरेंस जो है, क्लैरिटी आ गई है, तो आप ऐड करें प्लीज। कोई भी गेम है। हाँ हाँ, तो आप किसी भी गेम के बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गेम का। किसी भी गेम में एक कोच होता है और वो कोच अपने उस खिलाड़ी को कुछ सेट गोल्स उसे होते हैं कि भाई इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, या ओलंपिक के लिए, या एशियन गेम के लिए, ये पैरामीटर्स और ये रिक्वायरमेंट्स है। विद दीज लिमिटेशंस तुम्हें काम करना है और जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना है, बस। दिस इज कोचिंग। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा सा ओपन एग्जाम्पल है, इसमें कई एस्पेक्ट आ सकते हैं। ड्रामा के अंदर विभिन्न पात्रों को कंट्रोल करने वाला जो डायरेक्टर होता है, वो 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 डायरेक्टर जो है, जो जो विजन उसने सोच रखा है, जो थीम उसने सोच रखी है, और जो उसके दिमाग में उस पिक्चर के प्रति या उस एक्ट के प्रति जो फाइनल गोल है, वो उसके दिमाग में है, और वैसा ही फिर वो उन सारे एक्टरों से करवाता है। यस, ये काफी हद तक ये कोच का पार्ट हो गया, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की जो राय है, एक्टरों की राय मायने नहीं रखती। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल। हाँ हाँ, और भी कोई चीज आप ऐड करना चाहें? क्योंकि हर एक की लाइफ में एक ना एक इंस्टांस ऐसा होगा, चाहे तो पर्सनल लाइफ में होगा या प्रोफेशनल में होगा, जहां पर उसे लगता होगा ये सही कोच है या ये सही मेंटर है। टीचर के बारे में क्या कह सकते हैं आप? मतलब टीचर क्या है, कोच है या मेंटर है? टीचर क्या है, कोच है या टीचर मेंटर है? टीचर दोनों है। टीचर कब कोच है और कब मेंटर है? जब वो क्लास में पढ़ा रहा है तो वो एक कोच है, और मेंटर कब है? अच्छा, नहीं, क्या ये पूरा का पूरा हाउस इस बात के ऊपर एकमत है कि टीचर दोनों रोल में रहता है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। कोई इस बात से असहमत हो तो बता दे कि नहीं, टीचर तो कोच ही होता है और मेरे पास दो तीन तर्क है बोलने के लिए। तो उनके लिए भी ओपन है कोई? देखिए, बहुत बढ़िया बात। आप अपना ब्लॉग का नाम और अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा, एक बड़ी। मैंने सुरेश कुमार सिंगला पीआरसी लायन डिस्ट्रिक्ट कहते हाँ, कलायत कैथल से ऐसी बात आ सकती है। कलायत कैथल ब्लॉग हमारा मेंटरिंग के अंदर बहुत लंबे समय से टॉप ब्लॉग रहा है। अब तो बहुत सारे ब्लॉग्स आ गए, लेकिन जो इनिशिएटिव्स, बहुत बढ़िया। आपने एक बात बोली कि जैसे मैंने अभी पूछा कि क्या टीचर, मेंटर और कोच दोनों हो सकता है, जो मेजोरिटी है सबने इस बात पे यस किया है, और ये बात सही भी है। ठीक है, टीचर दोनों रोल में होता है। इन्होंने एक कहा कि टीचर टीचर डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कई टीचर जो है
वो कोच ही बने रहते हैं। और जब कोई कोच ही बना रहे तो क्या है, कोच में और मेंटर का जो डिफरेंस आपने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि एक लंबे समय तक साथी बन के पीछे खड़े रहना और कोई दिक्कत आए तो बात करना और तुम्हारी क्या दिक्कत है तुम बताओ, उस पे मैं काम करूंगा, ये मेंटर कर सकता है, कोच नहीं कर सकता। कोच तो सिर्फ अपना ज्ञान जो है वो सामने एक तरह से इंजेक्ट कर रहा है कि भाई इतना तुम्हें करना है क्योंकि ये टारगेट है, इसलिए ये काम करना है और मुझे ये सब कुछ पता है, तुम्हें ये मुझे फॉलो करना है। मेंटरिंग कुछ और हो गई। और जब लॉन्ग टर्म में बच्चों के साथ एक टीचर रहता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि छठी से बच्चा एंटर हुआ 8वीं में निकला, तो 3 साल तक अगर टीचर के आसपास वो बच्चा रहा और वही विषय वो टीचर पढ़ा रहा था, मैथ का टीचर था, 3 साल तक उसके साथ था, जब वो 3 साल तक साथ था, कभी छठी में, कभी 7वीं में, कभी 8वीं में, तो उसे पता लग गया होगा कि इस बच्चे की रिक्वायरमेंट का, ये बच्चा कहाँ है, ये बच्चा कहाँ है, ये कहाँ है। जब हर बच्चे का लेवल का पता लग गया और हर बच्चे की कमियों का पता लग गया, लिमिटेशन का, समझने में कमी है कि समझने में इसका हाथ यहाँ तंग है, समझने में इसका हाथ यहाँ पर जो है मजबूत है, जब ये सब पता लग गया तो इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो अगर बारीकी से सामने वाले का निरीक्षण करके, परीक्षण करके और अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें सुधार किया जाए, जिससे कि जो सूचना, जो टैलेंट, जो स्किल देने देनी थी सामने, वो सबको सब तक पहुंचे एज पर देयर इंडिविजुअल नीड्स, ये मेंटरिंग थी ना। इस पे टीचर को काम करने की आवश्यकता थी, या ये समझ लो कि टीचिंग का दूसरा एस्पेक्ट था ये, जो हो सकता है इन्होंने जो हाईलाइट किया कि सब लोग उसे एक्टिवेट नहीं करते। ज्यादातर लोग कोच के मोड में होते हैं कि ये रहा सिलेबस, ये रही किताब, ये रहा प्रश्न, बता दिया, नोट करो, याद करो तो पास, नहीं याद करो तो फेल। दिस इज अ पार्शियल जो जो एरिया है टीचर का। ठीक है, अब आपके सामने फिर से दो छोटे छोटे दृष्टांत है, देखें। एक सहयोगी है, अ सहयोगी डज एन इनफॉर्मल डिस्कशन विद अ न्यू टीचर about his career goals and gives leadership guidance to set a 3-year goal। एक सहयोगी ने एक अनौपचारिक चर्चा के द्वारा एक नए टीचर को उसके कैरियर गोल्स के बारे में बताया और कुछ लीडरशिप की गाइडेंस दी, जिससे कि वो 3 साल तक का अपना जो लाइफ का गोल है वो सेट कर पाए। ये एक कहानी। दूसरा, a सहयोगी helps a school headmaster set deadlines for admin work, मतलब प्रशासनिक कार्यों में, क्योंकि मेंटर का रोल तो यहाँ भी होता है ना, एचएम से मिलता है, एचएम को भी वो सहयोग करता है, तो जो उसके प्रशासनिक कार्यों की जो डेडलाइन सेट करने में सहयोग किया। बिल्ड्स हर एमएस एक्सेल स्किल्स, यानी कंप्यूटर में एक्सेल पे काम कैसे करते हैं ये भी सिखाया उसको। एंड रिव्यूज हर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस टू वर्क ऑन लेटर। ठीक है, साथ साथ आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती है हेडमास्टर साहब को, इस बारे में भी उसने चर्चा करी। अब ये दोनों जो है, इनमें से एक, अब फिर मैंने की दिखा दिया, ये दोनों में से कौन सी मेंटरिंग है और कौन सी कोचिंग है? नहीं, सबने दे रखा नहीं ना, किस किस ने देख लिया? हाँ, ये हमारी क्लास के थोड़े अलर्ट बच्चे हैं जैसे ही की पता अगर अचानक फ्लैश हो जाए तो आउट हो गई। ठीक है, आप हम ये मान लेते हैं किसी ने नहीं देखा। कौन सी घटना इस दोनों में से आपको कोचिंग लगती है और कौन सी मेंटरिंग लगती है? मेंटरिंग कौन सी लग रही है वो बता दो आप, एक या दो? एक। और कोचिंग? ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके सब जो है लगभग जो है वो इस दोनों टर्म को अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। फिर से आपको एक बार यस, अभी आप देख रहे हो इसमें बेनिफिट्स ऑफ कोचिंग एंड मेंटरिंग। पहला, एक्टिव एनहांसमेंट ऑफ स्किल एंड नॉलेज, यानी कि जितनी भी स्किल और नॉलेज किसी टीचर में है, कोचिंग या मेंटरिंग के थ्रू उसमें बढ़ोतरी करनी है, ये उद्देश्य होना चाहिए हर मेंटर का।
ऐसा नहीं कि जहाँ चल रहा है बस गया आया, ऐसा नहीं। आज उसके ब्लॉक के टीचरों का क्या स्तर है, और 1 महीने बाद, 1 साल बाद ये दिखना चाहिए, तब दिखेगा कि हाँ मेंटरिंग का वर्क हो रहा है। हेल्प्स विद प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ, ये इस वर्ड का जिक्र वहां भी किया था। ये तीनों जो हाईलाइटेड वर्ड है ये वही है जो परिभाषा में लिखे हुए। बूस्ट इंडिविजुअल एप्रिसिएशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर के अंदर आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। अगर मेंटर लगातार कुछ काम कर रहा है तो टीचर्स में जो असंतोष है, जो निगेटिविटी है, वो घटनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर वो हो रही है तो इसका मतलब मेंटर के जाने का या उसकी बातचीत का फायदा हो रहा है। अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट एओडीज इनटू स्ट्रेंथ, जो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि जो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट कहते हैं या कमियां कह लो मोटे शब्दों में, उन जगहों पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो टीचर की स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए। मान लिया किसी टीचर को बोलने में बड़ा संकोच है, यानी कि वो अच्छी तरह से अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाता क्लास में, तो उसके ऊपर मेंटर अगर कुछ काम करता है कि भाई आपको डर किस चीज से लगता है, कौन सी चीज ऐसी है जो अगर आप पहले से लेके खड़े हो जाओ, कुछ पर्चियां, कुछ स्लिप्स है, पेपर है, नोट्स है, ये होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। और धीरे धीरे वो उसकी स्ट्रेंथ बन सकता है कि हाँ भाई अब ये बोलेगा तो बड़ा अच्छा बोलेगा। तो ये एरियाज आइडेंटिफाई करना मेंटर का काम है। गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग प्रैक्टिस, यस, एक अच्छा जो है पारस्परिक संबंध भी बनाना पड़ता है। एनहांसेस पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग गोल्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिजल्ट के लिए तैयारी करनी है, तो जो गोल सेट है उस टीचर के लिए पूरे साल के, उसकी जो संभावनाएं हैं वो बढ़ानी है। अब आपके पास नीचे 4 चीजें लिखी हुई हैं, इन 4 में से कौन कौन सी चीज ऐसी है जो कोचिंग और मेंटरिंग से ताल्लुक रखती है, 1 2 3 4 में से, और कौन सी जो है ऐसा लगता है आपको कि शायद ये कोचिंग मेंटरिंग का पार्ट शायद नहीं है, 1 2 3 जितनी हो सकती है जो नहीं हो। तो थोड़ा सा बताएं आप, 1 2 3 4 में से कौन कौन सी कोचिंग और मेंटरिंग से जुड़ी हुई लग रही है आपको। फर्स्ट लग रही है आपको जुड़ी हुई है, बूस्ट कॉन्फिडेंस। सेकंड लग रहा है आपको क्योंकि गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल टू कन्वर्ट हिज और वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, ये भी आपको लग रहा है कोचिंग में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा, तीसरी नहीं लग रही, और चौथी, फोर्थ, फोर्थ भी लग रही है। देखो पंचकुला वाले भी पहुंच गए हैं अब, तो हम ये मान लें कि पूरा पूरा स्टेट आ गया हमारे पास। ठीक है, वेलकम, कोई बात नहीं, आपका आना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भाई सारी टीम पूरी होगी। ये 4 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इस समय सभी लोग ये बता रहे हैं कि इन 4 में से कौन सी चीज कोचिंग मेंटरिंग से जुड़ी हुई है और कौन सी जुड़ी हुई नहीं है। तो अभी जो आपने बताया तीसरी हुई ऐसा लगता है, देखो पर्सनल फिजिकल इलनेस के ऊपर काम करना ये डिफरेंट एरिया हो गया एक्चुअली। उसके ऊपर हमारा जो मेंटर है वो उसका एरिया ऑफ वर्क नहीं है। उसका ये है कि अपने जो उसकी जो मेंटी है उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ये उसका उद्देश्य था। उसका ये उद्देश्य था कि उसकी वीकनेस के ऊपर काम करे, उसे स्ट्रेंथ में बदले, और उसका ये था कि अच्छी रैपो बना के रखे, जिससे हाँ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसे ऐसे अवसर पैदा करे। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको कि कौन कौन से सही आंसर है। वैसे सही बता, बोलने के ऊपर तो तालियां बजनी चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए हाउस के लिए, एक क्लैप तो होना चाहिए बिल्कुल। जितनी भी स्लाइड में प्रश्न आए हैं सब बड़े सही सही तरीके से आंसर हुए, किसी में मुझे बताना बाद में नहीं पड़ा। ठीक है, रोल ऑफ अ मेंटर, ये जो मेंटर वर्ड है ना, MENTOR, हर एक लेटर का अपना अपना मीनिंग है। मेंटर जो है वो मैनेजमेंट सीख जाता है, मैनेजमेंट सीखता है, मैनेजमेंट सिखाता है। तो टीचर से हमेशा इसे थोड़ा सा ऊपर होना ही पड़ेगा। कई बार मेंटर हमें कंप्लेन करते हैं, हमसे ना बहुत नॉन एकेडमिक काम कराया जाता है। पिछली बार 3 दिन यहाँ पे आए तो मैंने 3 दिन में बहुत सारा समय उनको उनको इस बात को समझाने में लगाया कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एकेडमिक। नॉन एकेडमिक कुछ नहीं होता, एकेडमिक काम को सपोर्ट करने वाला जो काम होता है उसे नॉन एकेडमिक नहीं कहते। अगर हमें कक्षा में बच्चों की सूची बनानी है और सूची बनाने में टाइप करना पड़ गया, दिस इज नॉट नॉन एकेडमिक, ये तो टीचर भी करता है। तो आप आपके लिए बड़ी मतलब तसल्ली वाली बात है, खुशी की बात बता रहा हूँ आपको कि मैंने उनको पूरा तैयार किया है इस बात के लिए कि नॉन एकेडमिक नाम की चीज नहीं होती, मैनेजमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल प्लानिंग। तो काफी कोशिश की हमने इस बार उनके अंदर ये भरने की
कि अपने दिमाग से ये नॉन एकेडमिक वर्ड हटा दो। जब पोलियो ड्रॉप पिलाना या इलेक्शन में काम करना, ये भी नेशनल एक्सरसाइज है ना, नेशन के लिए काम करना। भाई एक टाइम में आपको बॉर्डर पे भी भेज सकते हैं भाई, तो वहां तो नहीं भेजा ना, और पीछे आ जाओ इलेक्शन में काम करते। तब इस तरह से हमने उनको बड़ा मोटिवेट किया, इस बात के लिए तैयार किया कि अगर अधिकारी की तरफ से कोई डेटा कलेक्शन या डेटा का टाइपिंग या डेटा का कंपाइलेशन या सेविंग या डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, दिस इज नॉट नॉन एकेडमिक। तो ये काम था मैनेज करना। तो हमने उनको बोला कि एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एनकरेज, प्रोत्साहित करना। हाँ, तो जैसे जैसे अधिकारी आपको प्रोत्साहित करते हैं मेंटर्स को, हमने कहा ऐसे ही मेंटर्स को टीचर्स को प्रोत्साहित करना, और ये उनकी स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। उनको वहां जाके कमियां नहीं रोनी है सिस्टम की, क्योंकि ये तो फिर सिमिलर बात हो गई ना, दो टीचर बात करें और एक मेंटर और टीचर बात करें, दोनों में फर्क है। तो दो टीचर आपस में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते, पर्सनल मतलब अपनी लोकल स्कूल की या सिस्टम की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बट जब मेंटर और टीचर साथ होता है, तो मेंटर कैन नॉट से या कैन नॉट डिस्कस इन सेम लाइंस एज दैट ऑफ टीचर। नहीं, ये जो एनकरेज वाला वर्ड है थोड़ा सा हायर, यानी कि जैसे बड़ा भाई होता है ना, बड़ा भाई बड़ी बहन या पेरेंट्स, वो वाला एक इनसाइट लाना पड़ता है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत समस्या तो है लेकिन इसका हल भी है, चिंता की बात नहीं। नर्चर, नर्चर वर्ड भी कुछ ऐसा ही है, जैसे पालन पोषण करते हैं ना, समस्याओं के, सुविधाओं के, असुविधाओं के, कमियों के, अपॉर्चुनिटीज के, सबके साथ जीना पड़ता है और ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये आगे स्लोली एंड स्लोली कैसे बढ़ना है, विद एग्जिस्टिंग challenges, with existing opportunities, with existing resources, whatever it is, this is called nurturing। तो उसको ऐसे बढ़ाना है। टीच, जैसे टीचर के काम में मेंटरिंग आती है, ऐसे मेंटरिंग के काम में टीचिंग भी तो आती है। उसे जरूरत पड़ती है मेंटर्स को कई बार ऐसा बताने की जो शायद टीचर के या तो परव्यू में नहीं था इसलिए नहीं पता था उसको, या टीचर बाई चांस उस एरिया पे काम नहीं कर रहा था इसलिए नहीं मालूम था। तो ऐसे रिसोर्सेज अगर उसको मिलते हैं मेंटर को, तो वो टीच भी कर सकता है अपने टीचर को। तो जब भी एक मेंटर किसी ट्रेनिंग में एज मास्टर ट्रेनर काम कर रहा होता है, तो बेसिकली वो उस समय उसका कोच होता है। मेंटर अगर किसी ट्रेनिंग में एज अ मास्टर ट्रेनर की रिसोर्स पर्सन काम कर रहा है, तो फिर तो वो नॉलेज लेके आया है, वो तो कंटेंट लेके ट्रांसफर कर रहा है। तो दिस इज द रोल ऑफ अ टीचर। तो वो टीच भी करता है मेंटर। ऑफर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बैलेंस है ना, जो ये हमारे डिपार्टमेंट में मेंटर का जो कैडर है और जो उसका सर्विस प्रोफाइल है, और जिस प्रोफाइल में टीचर रहते हैं, वो बड़ा डेलिकेट है, बड़ा सेंसिटिव है। कई कई बार टीचर एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये नया बच्चा मुझे क्या सिखाएगा, और ये फैक्ट है। तो ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको विश्वास दिलाना कि मैं या हमारी जो टीम है वो आपके सपोर्ट के लिए, और हम आपके काम का पूरा आदर करते हैं, और जिस कमियों में आप काम कर रहे हो उसकी भी हम पूरी जानकारी हमें है, और उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि आप फिर भी इतना अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और उसको रिस्पेक्ट मिलनी तभी शुरू होगी। रिस्पॉन्ड अल्टीमेटली, जब जब आवाज किसी भी कमी के लिए या किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए टीचर की तरफ से उठाई जाएगी, रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर उसके पास होना चाहिए। रिस्पॉन्ड करने का मतलब होना चाहिए कि उसे वहां अपनी प्रेजेंस दिखानी है कि हाँ, मैं हूं, सुना आपकी बात, चाहे ग्रुप में चाहे सामने। और उसको बताना है कि ये काम कब तक हो सकता है, या फिर ये काम अगर नहीं हुआ तो फिर आप वो काम कैसे करना। दिस इज रिस्पॉन्डिंग। सो रिस्पॉन्स देना इज इंपॉर्टेंट, ये मेंटर का काम है। सो कुल मिला के तीन चीजें जो है ये पूरे स्लाइड को समराइज कर रही हैं, और इन तीन लाइनों के अंदर ये जो छह के छह लेटर्स हैं जिनसे ये मेंटर बना हुआ है, वो इसके अंदर आ रहा है। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर इसको पढ़ के तीनों लाइनों को, पहली वाली लाइन आपको दिखाई दे जाएगी। यस,
ठीक है, अब हम अभी के जो अभी 15-20 मिनट में हमने बात करी है, एक तरह से हम पूरे को समराइज ही कर देते हैं कि जो मेंटर है उसकी की स्किल्स और माइंडसेट्स क्या है। एक एक प्रभावशाली मेंटर, एक इफेक्टिव मेंटर जो है उसके अंदर क्या क्या आपको दिखाई देना चाहिए। सबसे पहला कि वो एक रेपो बिल्ड करे। देखो अभी जो बात करी हमने वही वाली बात है, एक छोटी उम्र के मेंटर की बात एक बड़ी उम्र का टीचर क्यों सुनेगा। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा मिथ है, एक ऐसा अंधविश्वास है या मिसकॉन्सेप्शन है कि मेंटर को बड़ी एज का होना चाहिए और बहुत ज्यादा होना चाहिए अनुभवी, ताकि छोटा वाला टीचर उसकी बात सुन ले। नहीं, लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन है। जरूरी नहीं है कि मेंटर को बड़ी एज का होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब किसी विभाग के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर एक सेपरेट कैडर क्रिएट होता है, तो उस कैडर में तो नए बच्चे भी आएंगे, पुराने भी होंगे उसमें। तो उसमें एक सेट स्किल्स के ऊपर या किसी खास इनिशिएटिव के ऊपर अगर किसी मेंटर ने पूरी जानकारी बियॉन्ड अ टीचर लिमिट, मतलब जितना अध्यापक को होती है उससे कहीं ज्यादा जानकारियां ले रखी हैं, नंबर वन, सीख रखी हैं थ्रू वेरियस ट्रेनिंग्स, और विभाग के हायर अधिकारियों के वो डायरेक्ट संपर्क में है, जिससे कि उस इनिशिएटिव के बारे में कैसे कदम बढ़ाने हैं वो सब पता है उसको। तो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स मोर अवेयर्ड एंड मोर, क्या कहना चाहिए उसको, स्ट्रॉन्गर देन द टीचर इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। जब उसके पास सूचनाओं का और ज्ञान का ज्यादा भंडार हो गया है, जिसका मतलब वो एज ए मेंटर काम कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो बोर्ड लिखा हुआ है कि रैपो बिल्ड करने वाली बात, रैपो बिल्ड करने का मतलब ये है कि जब जब टीचर को जब तक ये विश्वास ना हो जाए कि ये बच्चा या ये जो मेंटर जो अपने आप को कह रहा है, ये मेरे को वास्तव में सपोर्ट कर सकता है, यानी कि इतनी इंफॉर्मेशन इसके पास है, या ये हमारे कहने पे कहीं दूसरे ब्लॉक या दूसरे क्लस्टर से जाके या किसी दूसरे अधिकारी से मिलके मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल करा सकता है, तब बिल्ड होती है एक रेपो। उसका काम एक मेंटर का है और वो करता है। एम्पैथाइज, ये वर्ड आप समझते हो कि समस्या दूसरे की अगर है तो दूसरे की समस्या में खुद को रख के देखो, तब पता लगेगा। तो मेंटर को टीचर की तरह सोचना पड़ेगा कि भाई इस स्कूल टाइम में इतनी सारी चैलेंजेस के साथ में कैसे काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी पेडागोजिकल इंटरवेंशन की आप बात करते हो, वो सब चीजें। तो ये इस लेवल से एम्पैथाइज होना, यानी कि अपने आप को उसके परिवेश में एज्यूम करना, उसकी समस्या को समझना और उसके हिसाब से काम करना। अनलॉकिंग लिमिटिंग बिलीफ्स जो बने हुए हैं ना, कि भाई दायरे बने हुए हैं ऐसे कि भाई यहीं तक हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, यहां मत करो, इन सब चीजों को अनलॉक करना। बी ओपन माइंडेड, खुला मस्तिष्क होना चाहिए। सुने, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, मैं अब आप इसके स्लाइड के तुरंत बाद एक प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं, वो प्रश्न पहले आउट कर देता हूं, उसका उत्तर सबसे आना चाहिए कि आपके अपनी टीम में, मेंटर्स की टीम में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा, यानी कि कोई मेंटर की बात कर रहा हूं, या सहयोगी होगा जो आप विजुलाइज करोगे इन वर्ड्स के बहुत नजदीक मिल रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा इसमें तो वो बड़ा अच्छा है, इसमें वो बड़ा अच्छा है, या फिर उसमें इनमें से बहुत सारे गुण मिलते जुलते हैं। आप जरा सोच लो, वो नाम आपको बताना है। अभी ऑफिशियली नहीं पूछ रहे हम, बस एज एन एग्जाम्पल कि आप कितना अपने मेंटर टीम को समझ रहे हैं। गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कोई भी समस्या आती है तो समस्या का रोना नहीं रोता वो एक सुझाव देता है, जो एक फीडबैक देता है जो कंस्ट्रक्टिव। क्वेश्चंस, समराइज एंड रिफ्लेक्ट, यानी कि जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई इवेंट हो, तो वो पूरे को समराइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और अपना जो फीडबैक है वो देता है। स्टे फोकस्ड, पता रहता है उसे कि क्या काम करना है, ऐसे बिखरता नहीं है किसी भी काम के अंदर, तो उसका फोकस बना रहता है ताकि वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव लेके आया वो करवा लेता है। रेजिस्ट द अर्ज टू टेल, ये क्या होता है, ज्यादातर लोगों में जो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बोलने की बड़ी उनको अंदर से उठती है कि मैं बोल लूं और खूब बोल लूं और मैं ही बोलता रहूं, है ना। आप कई लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे ऐसा लेकिन मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी बोले बीच में। ये जो मेंटर से ये उम्मीद की जाती है कि थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करे, क्योंकि वो सुनने गया है टीचर की, सुनाने नहीं गया।
तो मेंटर में, डॉक्टर में, वकील में, ये सारे जितने भी सर्विस वाले हैं ना, ये जितने भी सर्विस देने वाले, इनको थोड़ा सामने वाले की सुननी चाहिए। और जब वो सुनता है ना तो पेशेंट डॉक्टर की बड़ी तारीफ करता है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, पूरी बात मेरी सुनी, चाहे चाहे डॉक्टर ने सुनी ना हो, मतलब वैसे कि मैं क्या बोल गया 10-15 मिनट तक क्या कह रहा था, लेकिन सुनने का, बोलने का मौका दे दिया। तो ये मेंटर में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है कि रजिस्ट द अर्ज टू टेल, उसको बहुत बोलने का मन कर रहा है लेकिन वो अपने आप को रोक ले, ये क्वालिटी है। तो ये स्किल सेट है, की स्किल्स है और माइंडसेट्स हैं जो एक इफेक्टिव मेंटर में होते हैं।